नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम यांत्रिकी की, जिसमें हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, अब ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन प्रभाव क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, नाम वैज्ञानिक का है। ठीक है, कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इस प्रभाव को, इसलिए इसका नाम रख दिया कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव। अब देखो इसमें होता क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अब देखो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, आप मान लीजिए हमने कोई कम परमाणु क्रमांक वाला पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया? कोई कम परमाणु क्रमांक वाला पदार्थ ले लिया। अब उस पे हमने ये देखिए एक वर्णी प्रकाश डाला, एक वर्णी प्रकाश आपतित किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो जो प्रकाश आ रहा है हमारे पास वो किसके रूप में आ रहा है? फोटॉन्स के रूप में आ रहा है। सीधी सी बात है, फोटॉन्स के रूप में आ रहा है हमारे पास, अगर फोटॉन्स की बात चल रही है तो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोई पदार्थ है, पदार्थ के ऊपर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली। ठीक है, कोई प्रकाश आपतित करवाया। अब प्रकाश आपतित करवाने के बाद हुआ क्या? देखो ये जो फोटोन था ना, ये जो फोटोन था जिसकी ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू होती है। ठीक है, उस फोटोन ने अपनी ऊर्जा किसको दी? उस फोटोन ने अपनी ऊर्जा पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दी। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं लिखवाऊंगा अभी। हमने किसी पर कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व, जैसे हमारे पास ग्रेफाइट है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, उस पर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश आपतित करवाया। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश आपतित कराने के बाद जो हमारे पास फोटोन था उसने अपनी ऊर्जा किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी। किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के बाद जो ये फोटोन है वो बाहर निकल गया। ठीक है, वो बाहर निकल गया। अगर यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो कैसे जाता? वो सीधा जाता। ठीक है, वो कैसे जाता? वो सीधा जाता। अब आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस अक्ष पे जाता है ना, ये जो अक्ष दिख रहा है ना, ये एक्सिस दिख रहा है, एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं हम इसको, तो इस अक्ष पे जाता। अब देखो आगे हुआ क्या, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फोटोन पदार्थ पे पड़ा, पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दी और दूसरी तरफ से क्या हुआ? बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अक्ष है। ये जो फोटोन बाहर निकला ना, ये जो फोटोन बाहर निकला, ये अक्ष से कोई कोण बनाता है। मान लीजिए ये क्या बनाता है? थीटा बनाता है। क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब देखो ये निकल गया बाहर, है ना। इसी के साथ जो ये फोटोन है वो तो बाहर निकल गया, लेकिन फोटोन ने अपनी ऊर्जा किसको दी थी? इलेक्ट्रॉन को दी थी। किसको दी थी? इलेक्ट्रॉन को दी थी। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? बाहर निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन ने इस वाले अक्ष के साथ जो कोण बनाया वो क्या था? वो था फाई। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां एक हमने फोटोन लिया जो पदार्थ पे पड़ा,
पदार्थ पे पड़ने के बाद अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन को देने के बाद खुद बाहर निकल गया, ठीक है, फोटोन बाहर निकल गया और जिस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की थी वो भी बाहर निकल गया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप में से कई लोगों को नोट्स बनाने हैं, तो लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं जब किसी एक्सरे किरण, एक्सरे या फिर एक वर्णी प्रकाश भी ले सकते हैं। ठीक है, जब किसी एक्सरे को किसी कम परमाणु क्रमांक वाले पदार्थ पर आपतित किया जाता है तो आपतित किया जाता है तो वह पदार्थ उस एक्सरे को अनेक दिशाओं में प्रकिरणित कर देता है। ठीक है, हमने पदार्थ पे जब एक्सरे डाली या मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली तो वो क्या है, अलग अलग दिशा में, यहां तो मैंने सिर्फ एक एक्सरे डालकर देखी, एक फोटोन डाल के देखा, वो इस दिशा में चला गया। अगर हम और भी फोटोन डालते तो वो अलग अलग दिशा में जाते या नहीं जाते। ठीक है, तो जब हमने एक्सरे डाला पदार्थ पे तो वो किसी और दिशा में क्या हो गया, प्रकिरणित हो गया, है ना। जाना कैसे चाहिए था, सीधा चाहिए था। ठीक है, अब देखो हमने जब ये प्रकाश की किरण डाली, इस फोटोन की जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, लैम्बडा थी। क्या थी, लैम्बडा थी। ठीक है, लेकिन जब ये फोटोन बाहर निकल के गया तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो उस ज्यादा वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा डैश लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास फोटोन है, वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे गया। ठीक है, वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे गया, तो ऊर्जा देने के बाद हुआ क्या, उसकी ऊर्जा कम हो गई। ये जो फोटोन है ये अगर अपनी ऊर्जा इसको दे देगा तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इसकी ऊर्जा इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा जो है यहाँ आकर कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो जाती और यहाँ कम ऊर्जा हो जाएगी। और आपको पता है जो ऊर्जा होती है वो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी का मान बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। ठीक है, तो जहाँ पर जो फोटोन जाता है निकलकर, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी और ऊर्जा कम हो जाती है ना, और ऊर्जा कम हो जाती है इसका मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं प्रकिरणित एक्सरे किरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित किरणों से अधिक हो जाती है, आपतित किरणों से अधिक हो जाती है। क्लियर है, ऐसा कुछ होता है, आपतित किरणों से अधिक हो जाती है। ठीक है,
समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मुझे देखो डायग्राम रखना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। मुझे डायग्राम रखना है और चीज़ें मुझे यहाँ मिटानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम रख लिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे? कॉम्पटन इफेक्ट की कर रहे थे, कॉम्पटन प्रभाव की कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखो कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। वह घटना, ठीक है, कौन सी घटना? देखो ऐसी घटना जिसमें फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से पढ़कर प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से पढ़कर क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। और फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है ना, फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो पहले वाली वेवलेंथ से, फोटोन की तरंग दैर्ध्य जो है वो, ठीक है, यहां पे जितनी थी ना उतनी यहां पे नहीं रहती। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं वह घटना जिसमें किसी तत्व से, है ना, ये तत्व लिया था हमने, किसी तत्व से प्रकीर्णित होने के पश्चात, किसी तत्व से एक्स रे, है ना, एक्स किरणों, किसी तत्व से एक्स रे प्रकीर्णित होने के पश्चात एक्स रे की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। सॉरी अगर मैंने कहीं बोल दिया हो तरंग दैर्ध्य में कमी हो जाती है तो सॉरी उसके लिए। तरंग शायद मैंने अभी एक बार बोल दिया था ना, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है और ऊर्जा कम हो जाती है। किसी तत्व से प्रकीर्णित होने के पश्चात एक्सरे की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। एक्सरे की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक्सरे की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। मैंने हो सकता है एक जगह बोल दिया हो एक्सरे की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। मैं क्लियर कह रहा हूं, एक बात क्लियर कह रहा हूं, यहां पे जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो अधिक हो जाती है। कहीं मैंने बोल दिया हो कम हो जाती है तो वो गलत है, वो मैं एनर्जी के लिए बोल रहा हूँ, है ना। ऊर्जा कम हो जाती है, मैं लिख भी देता हूं, ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो अधिक हो जाती है। ध्यान रखना, ठीक है, तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो यहां पे हमारे पास तरंग दैर्ध्य है और ये वाली तरंग दैर्ध्य है। ठीक है बच्चों, ये वाली तरंग दैर्ध्य है। यहां तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको मैं डेल्टा लैम्डा भी लिख सकता हूं।
इस वाले यहाँ पे जो फोटोन निकला उसकी तरंग दैर्ध्य है माइनस जो पहले फोटोन है उसकी तरंग दैर्ध्य है ना। पहले वाली तरंग बाद वाली तरंग दैर्ध्य माइनस पहले वाली तरंग दैर्ध्य मैंने लिख दी डेल्टा लैम्बडा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस वाली तरंग दैर्ध्य और इस वाली तरंग दैर्ध्य का जो अंतर है ना उसको ही आप कॉम्पटन विस्थापन समझ लीजिए, कॉम्पटन इफेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/m0c 1 - cos थीटा। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, इसके और इसके बीच में अंतर निकालें तो वो क्या होगा H/m0c 1 - cos थीटा। ठीक है, ये कैसे आया हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए H/m0c 1 - cos थीटा। देखो यहाँ पे जो H है ना वो क्या है, प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है। H जो है वो प्लांक स्थिरांक है। m0 जो है वो है मास, द्रव्यमान है। ठीक है, किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, और जो लास्ट एंड फाइनल C जो है वो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। तो इनकी वैल्यू तो आपको पता होगी, प्लांक स्थिरांक जैसे है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इस तरीके से होती है ना। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का होता है ना, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ है ना। ये हमारे पास क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, ये चीजें तो आपको क्लियर पता होगी कि किसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्पटन विस्थापन होता है, कॉम्पटन प्रभाव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे हमको क्या करना है, ये उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसमें क्या बात बताई वो भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात मैं आपको बताता हूं। जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया वो है लैम्बडा माइनस लैम्बडा, जो भी है हमने लिखा लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, या सीधे ही लिखो ना, आप सीधा लिखो डेल्टा लैम्बडा बराबर H/m0c 1 - cos थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 - cos थीटा है, ये हमारे पास 1 - cos थीटा है। इसको मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। मैथ्स वालों को पता होगा कैसे लिखा, ये इसकी वैल्यू होती है। तो मैं 1 - cos थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा लैम्बडा बराबर H/m0c, और ये पूरे के पूरे को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है ना। सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 रहेगा, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 को मैं यहां लिख सकता हूं। क्लियर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें अलग अलग कंडीशन लेते हैं, वो कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है। क्या देखनी है, अब देखो हमारे पास केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट है, अगर जब हमारे पास थीटा क्या है, जब हमारे पास थीटा बराबर 0 है। ठीक है, तो डेल्टा लैम्बडा क्या होगा, अगर देखो थीटा का मान 0 रख दें और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मैंने अगर 0 रख दिया तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सारी वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा लैम्डा का मान जीरो होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता, यहाँ कोई विस्थापन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। अब ऐसे ही आप रख दीजिए केस नंबर सेकंड रख दीजिए। केस नंबर सेकंड में हमने क्या किया, हमने जो थीटा है वो 90 डिग्री रख दिया, थीटा है वो 90 डिग्री रख दिया। ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, देखो साइन, पहले आप 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 90/2 रख दिया। ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, है ना। और यहाँ लग रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगा दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस में रख दो, फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा 2h m 0c 1/2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बचा डेल्टा लैम्डा = h/m0c। ठीक है। तो ये हमारे पास बचा। यहाँ पे अब देखो h की वैल्यू मैंने आपको बता दी, प्लांक स्थिरांक की, m0 की वैल्यू बता दी, है ना, और इसकी वैल्यू भी बता दी मैंने, प्रकाश के वेग की। तो सारे अगर मान अगर हम रखे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.024 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इतने एंगल पे हमारे पास कॉम्पटन विस्थापन हुआ। ये केस नंबर सेकंड हो गया। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या है, अगर हम थीटा का मान ले ले 180 डिग्री। ठीक है। थीटा हम ले ले क्या, 180 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर थीटा में का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगी 1। ठीक है। वो मान हो जाएगा 1, मैं आपको सीधे ही बता देता हूं। और डेल्टा लैम्डा यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कुछ मान ऐसे आ जाएगा, 2h/m0c। ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है, और 180 डिग्री अपॉन 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 2h/m0c। ठीक है। यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दो, यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, m0 की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.048 आ जाएगा। ठीक है। 48 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन हो गई, ये हमारे पास तीसरी कंडीशन हो गई, जिस कंडीशन में हम कॉम्पटन विस्थापन निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहली कंडीशन देखी, दूसरी कंडीशन देखी और तीसरी कंडीशन देखी। क्लियर है। अब देखो कॉम्पटन विस्थापन का जो मैंने फॉर्मूला है वो सीधे लिखवा दिया था, वो सीधे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी को कॉम्पटन विस्थापन का पूरा डेरिवेशन देखना है तो वो मेरे YouTube चैनल पे पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उस कॉम्पटन विस्थापन की लिंक पूरी की पूरी, इसमें आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन मिलेगा, वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना, वहाँ आपको कॉम्पटन विस्थापन पूरा का पूरा मिल जाएगा अगर पूरा पढ़ना है तो। या फिर ऊपर स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो एक आई बटन आएगा, वहाँ पर भी मैं आपको कॉम्पटन विस्थापन का दे दूंगा। दोनों में से किसी एक जगह दे दूंगा या दोनों ही जगह दे दूंगा, आप ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है। जिसको करना है। और मुझे पता है बायो वाले तो सिर्फ इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे डेरिवेशन। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।